समय बहुत खुशी हुई, मतलब हमारे परिवार में सब, मतलब मुझे तो खुद को रोना भी आ गया था। नहीं ले वो कोचिंग तो ली थी, अच्छा। लेकिन ये मायने ज़्यादा नहीं रखती। यदि अच्छा। सेल्फ की जाए हाँ तो उससे बेटर मैं नहीं मानता अच्छा। कुछ है। और 12वीं में मैं सप्लीमेंट्री पास। क्या बात करते हो, 12वीं कक्षा में श्रोताओं थानाराम जी के सप्लीमेंट्री आई और आप सोचते हो कि हम कुछ कर नहीं सकते। शिखर पर जाने की चाहत हो तो अपने काम पे मिटना सीखो, आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना सीखो। इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने सफलता की कहानी खुद लिख करके सफलता के शिखर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पहुंचने वाले थानाराम जी आज हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं। थानाराम जी, आपका स्वागत है। राइज अप क्लासेज के डिजिटल स्टूडियो में आपका पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। थानाराम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस गांव से आप आते हैं? मैं बाबा रामदेव जन्मस्थली जो उंडू कश्मीर है, मैं उंडू से बिलोंग करता हूँ। जी जी, बाबा रामदेव जन्मस्थली उंडू पवित्र भूमि से आप बिलोंग करते हैं। तो थानाराम जी, मुझे ये बताइए कि जब आपने स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो किससे मोटिवेट हुए? उस समय पढ़ाई का इतना वो था नहीं ना, तो सोशल मीडिया था, तो आपका वो जुनून कैसे जगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? भाई बहन वगैरह वहाँ से देखा या आस पड़ोस से देखा? नहीं, स्टार्टिंग में तो जैसे मेरे बड़े भाई साहब वगैरह जाते थे, उनके साथ धीरे धीरे जाना स्टार्ट किया जी। और उसके बाद में धीरे धीरे, मतलब मैं शुरुआत से पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था जी। तो उस समय मेरे जो बड़े भाई साहब है वो उन्होंने मुझे स्कूल साथ में लेके जाना स्टार्ट किया जी। और धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ते गए। अच्छा, आप अपने बड़े भाई साहब के साथ में स्कूल जाना शुरू किया आपने, यानी घर में बड़े भाई साहब पहले स्कूल जाते थे? हाँ, दो बड़े भाई साहब है। अच्छा। एक बनाराम है और एक गणेशी लाल है। अच्छा, बड़े भाई। तो आप मुझे ये बताइए, आपने जिक्र किया कि मैं पढ़ाई में एकदम मीडियम था, कमज़ोर था। हाँ। फिर ये पढ़ाई में आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे कैसे आया? मतलब स्टार्टिंग में फिर, मतलब जो मेरे बड़े भाई साहब है बनाराम जी, वो मेरे को, मतलब जो वो काम करते थे बकरियां चराने का, अच्छा। और मैं दोनों जी। तो वो फिर, मतलब हम बकरियों के, मतलब साथ में जाते उधर चराने का काम करते जी। और वहाँ पे मेरे को, मतलब बनाराम जी पढ़ाते। अच्छा, वहाँ पे बकरियां चराते उस खेत में? हाँ जी। क्योंकि घर पे क्या है, मतलब मम्मी और पापा दोनों ही, मतलब उनको मना कर देते वो। अच्छा। क्या पढ़ाने में फिर जरूरी है पीटना या दंड जरूरी है। जी जी। तो घर पे यदि पिटाई वगैरह होती तो वो मना कर देते कि भाई पढ़ाई को रहने दो, क्योंकि कहा है ना, भय बिना होत न प्रीत, है ना? हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो पढ़ाई बैठती नहीं। फिर वहाँ पे मेरे को पढ़ाते और सिखाते, और सीखने में क्या फिर भूल हो जाती तो वो फिर पीटते जी, और पिटाई भी खूब करते थे। अच्छा। हाँ, और दोबारा ये भी बात थी कि साथ साथ में यदि घर पे जाके बोल देते अच्छा। मम्मी या पापा को कि भाई आज मेरे को पीटा है जी, तो दूसरे दिन फिर उससे भी ज्यादा पिटाई होती। अच्छा अच्छा। देखिए श्रोताओं, कितनी अच्छी बात बताई आपने। थानाराम जी कह रहे हैं कि मेरे भाई बड़े बनाराम जी, वो आपकी पढ़ाई की कमजोरी दूर करने के लिए वहाँ पे इनको लेके जाते थे, साथ में बकरियां जा चराते वहाँ पे, और वहाँ पे अकेलेपन में पढ़ाते थे, पढ़ते नहीं थे तो फिर पीटते थे, और ये भी कहते थे घर पे कहना नहीं है। उस समय का दौर देखिएगा। आज अपन थोड़ा सा बच्चे को डांटते हैं तो कितना वो क्रोधित हो जाता है और कितने उसके पेरेंट्स भी उग्र हो जाते हैं। देखिए कितना लगाव था आपके प्रति उनके। और मैं मानता हूँ आज मैं यदि वरिष्ठ अध्यापक बना हूँ जी, तो उनमें सबसे बड़ा यदि सहयोग माता पिता का और बड़े भाई साहब का माना जाए तो मैं, अच्छा। क्योंकि माता पिता का तो एक फर्ज बनता है अपनी औलाद को पढ़ाना, लेकिन एक यदि भाई को पढ़ाता है और वो भी, मतलब ये देखता है कि आगे जाके सफल होगा, अच्छा, तो मैं आज मुकाम पे हूँ तो उनमें सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का है। अच्छा, आज आप पढ़ाने में। जी यहाँ पढ़ाने में। अब आपको यदि इस सफलता के बाद में अब यदि वो पुरानी बातें याद करते हो तो आपको कैसा फीलिंग होता है? फीलिंग यही होता है भाई ने क्या मेरे लिए किया। मैं वही मानता हूँ, यदि वो नहीं पढ़ाते उस समय जी, तो मेरा काम सिर्फ यही होता बकरियां चराना। अच्छा, क्योंकि माता जी बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते थे, पढ़ने के लिए ज्यादा कहते नहीं थे, न टोकने देते थे, तो इतना मतलब हो नहीं पाता। नहीं हो पाता, मैं मानता हूँ नहीं हो पाता, बिल्कुल। जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने जो प्राइमरी जो एजुकेशन प्राप्त की, जो आपके घर के पास, या कितनी दूर थी वो? 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, वो 5वीं तक थी? हाँ, 5वीं तक वहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक, मतलब नहीं, उसमें प्राइमरी था। जी, था। जी, जो वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ मैंने पहली से 5वीं तक की पढ़ाई करी। ठीक है। और वहाँ पे हमारे 2 टीचर थे, उन्होंने बढ़िया पढ़ाया और उसके बाद में आगे की पढ़ाई। तो फिर आपने उच्च प्राथमिक के लिए 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया, वो कौन से स्कूल में लिया? वो फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उंडू में। अच्छा, उंडू में लिया। मेरी मतलब 6ठी से लेके 12वीं तक की, अच्छा, वो शिक्षा उंडू में हुई है। अच्छा। और
वहाँ पे बढ़िया काफ़ी ठीक पढ़ाई ठीक अच्छा, था। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने छठी कक्षा में उंडू विद्यालय में प्रवेश लिया, तो वो घर से कितना दूर था? 6 किलोमीटर 6 बस। किलोमीटर। हाँ, मतलब 6 किलोमीटर आप घर से एक तरफा एक तरफ 6 किलोमीटर स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे और 6 किलोमीटर वापस आते थे। वापस मतलब कि पढ़ाई के लिए आपने कम से कम 12 किलोमीटर का एक दिन में सफर तय करते थे। एक दिन में सफ़र। तो आप अकेले वहां से जाते थे या फिर आस पड़ोस के और भी स्टूडेंट्स आपके साथ नहीं, चलते थे? हम कम से कम 20 से 25 जने थे, क्योंकि अच्छा। हमारे उधर प्रहलादपुरा पड़ता है, उसमें जी। ईश्रामों की डाणी पड़ती है। अच्छा तो अच्छा वहाँ से कम तकरीबन 20 से 25 जने हम कम से कम अच्छा। रोज जाते थे। 20 से 25 जनों की टोली एक साथ विद्यालय जाती थी और एक साथ हंसी हंसते खेलते जाते थे। हाँ, किसी प्रकार की जो दुविधाएं थी वो इतनी हावी हुई नहीं थी, नहीं, बिल्कुल क्योंकि हाँ सब लोग लगभग एक जैसे ही और थे। मतलब ऑप्शन भी यही था पैदल जी जी जाने का, जी जी क्योंकि साधन वगैरह थे नहीं। जी जी ये ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं वगैरह जी अभी आई है, उस समय साइकिल भी नहीं थी और साइकिल के लिए भी रास्ता सही है, जी तो वो भी मतलब सड़क भी नहीं थी जी। पक्की। तो 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में आपके कितने प्रतिशत बने? मेरे 10वीं में 60% है। जी और आगे की पढ़ाई फिर मैंने JNU जोधपुर से जी। BA की पढ़ाई करी प्राइवेट। अच्छा, उसमें भी उस अब समय एक मिनट मैं पहले पूछना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री आप पढ़े नहीं या शिक्षक नहीं थे, क्या समस्या क्या रही? नहीं, मेरी मतलब अंग्रेजी अच्छा शुरुआत से कमजोरी अच्छा, है, शुरुआत से आज तक कमजोर। समझ में नहीं आई जी है, जी। आज तक भी। अच्छा, हाँ। अब आपने जब पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा के दौरान मुख्य चुनौती क्या रही आपके सामने? वही गाइडेंस की कमी। अच्छा। मैं यही मानता हूँ, जी आज के जी। उस समय पढ़ाई थी लेकिन गाइडेंस नहीं था। जी। आज के समय में गाइडेंस है, हर हाँ जगह है, हाँ ले सकते हैं, लेकिन आज के समय ये जो सोशल मीडिया आया है, जी जी। उसके बाद में बच्चों में जो पढ़ाई का स्तर है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा डाउन हुआ। यदि उस समय केवल आपके दिमाग में यही था कि स्कूल जाना है, है। हाँ, बस स्कूल पढ़ना जाना है, है, हाँ पढ़ना है, आगे स्कूल जाके जाना क्या करना ये उसमें दिमाग में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो जी 10वीं और 12वीं में जो पढ़ते हैं वो जी एक जी। टारगेट फिक्स करते हैं कि अच्छा। मुझे डॉक्टर बनना है या जी मुझे जी सिविल सर्विसेज में जाना है या टीचर बनना है। उस समय कोई ऑप्शन मतलब ये था ही नहीं कि भाई जी जी। ये टारगेट है, ये जाके आगे अच्छा बढ़ना है। अच्छा अच्छा। तो आपकी स्कूलिंग एजुकेशन हुई, स्कूलिंग एजुकेशन के बाद में आपने कॉलेज शिक्षा में प्रवेश किया होगा। हाँ, तो कॉलेज की एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई? मेरी JNU जोधपुर से प्राइवेट की थी मैंने, अच्छा। और 47%। 47%। हाँ, तो जब आप घर से कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गए, तो उस समय आप कहाँ रहते थे? किराए का था या फिर पहले से कोई आपके रिश्तेदार रहते थे? कहाँ रहते थे आप? नहीं, मैं खुद मैंने रूम लिया था, अच्छा। प्रथम बार यहीं जी। जो बाड़मेर या बलोत्रा? रामनगर में। बाड़मेर में। हाँ, जी। यहाँ पे आके रहा और यहाँ 1 महीना रहने के बाद में बलदेव नगर चला गया। ठीक है। वहाँ जाने का कारण ये था कि मतलब मेरे मामा जी का लड़का था, जी वो जी। मेरे साथ में रहता। वो क्या है, उस समय कमठे पे जाता। अच्छा। हाँ, तो मेरे को भी 1-2 बार बोला कि भाई एक्स्ट्रा मतलब जैसे अपने घर से जो रुपए देते हैं किराया भाड़ा, जी वो जी। यदि पूरा नहीं हो रहा है तो अच्छा। आप भी चलना चाहो तो चलो। तो मेरे साथ चलो। मैंने 1-2 बार मना किया, जी। लेकिन उसके बाद में एक दिन वो जबरदस्ती लेके गया कि एक दिन चल। हाँ। फिर हम सिंदरी चौराया, जो जहाँ पे मजदूर वगैरह खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं, वहाँ गए और वहाँ से फिर एक रामनगर नहीं बलदेव नगर में सवाई राम जी लूदर, ठीक है। जो सोनी जी है, अच्छा। उनके वहाँ गया। हाँ। और उसके बाद में उन्होंने मतलब अपना रूम दे दिया अच्छा। कि मेरे घर पे एक बड़ा मकान बन रहा है, हाँ। आप यहीं रहिए और अच्छा। यहीं मेरे यहाँ काम कीजिए। जी। फिर मैंने तकरीबन वहाँ कम से कम 12 महीने रहा। अच्छा। और 12 महीने में भी लगातार लगभग मैं रोज कमठे पे जाने का काम करता। अच्छा। हाँ। मतलब थानाराम जी श्रोताओं ये कह रहे हैं कि हम कमठे पे जाकर के घर से जो थोड़ा बहुत पैसा देते थे वो पैसा पढ़ाई पे खर्च पूरा हो नहीं पाता था, हो नहीं पाता। और पढ़ाई की फीस है। पारिवारिक स्थिति भी मतलब ये नहीं थी कि हाँ घर पे फोन किया कि 5,000 रुपये चाहिए तो ले बेटा ये 5,000। अच्छा। तो वहाँ पे सीधी बात है, बोलते कि 3,000 रुपये चाहिए तो बेटा अभी तो नहीं है। हाँ हाँ तो फिर मतलब एडजस्ट करना पड़ता था इधर कमठे पे हाँ जाके। हाँ। मतलब हमें माना कि उदाहरण के लिए 5,000 की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पे 5,000 के बजाय 2,000 या 2,500 ही भेज पाते थे, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं। तो पिताजी क्या करते थे? पिताजी खेती का काम। अच्छा। और उस समय भी मतलब ट्यूबवेल वगैरह तो था, हाँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम किया था ट्यूबवेल, तो जी उस जी। समय क्या है 10 से 15 लाख रुपए ब्याज पे लिए। ओहो। और फिर खेती टाइम पे होना मतलब क्योंकि समस्या भी आती रहती है, अच्छा। तो उस वजह से फिर पारिवारिक स्थिति मतलब
बेटर नहीं थी, बेटर हाँ, नहीं थी कि ठीक भाई जितनी आपको आवश्यकता थी उतने पैसे आपने जैसे घर पे फ़ोन किया कि भाई मुझे 5,000 चाहिए तो 5,000 के बजाय 50% ही भेज पाते थे। हाँ, और यानी आज तो जितना मांगते उतना नहीं मिलता तो बच्चे तो बड़े जिद पे बैठ जाते हैं। ये भी है, और मेरी समझ भी यही थी कि भाई घर से फालतू के जो मतलब जैसे कई आज के दिन में देखता हूँ जी जी 5,000 की जरूरत होती है जी। और वो बोलते हैं हमें 10,000 चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा कोई भी मतलब मांग करना वगैरह, वो मेरी थी तो नहीं। आप अपने पढ़ाई का खर्चा और अपने रहन सहन का खर्चा वहन करने के लिए कमठे पे जाते थे। कमठे पे आपने कहा कि मेरा भाई था, हाँ। वो भी जाता था और मुझे भी कहा कि भाई तुझे पढ़ाई का खर्चा वहन करना है तो कमठे पे जाओ, कमठे पे और आपने लगभग 12 महीने कंटिन्यू गए। हाँ, वहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर हुई, फर्स्ट ईयर होने के बाद में वापस मैं मतलब घर चला गया, जी क्योंकि उस समय रहते तो यहीं थे जी लेकिन आना जाना होता रहता। जी। फिर मतलब मैं 2-3 महीने के लिए जो एक अपने गांव पड़ता भिखोड़ाई, अच्छा वहाँ पे मतलब काम था किराना की दुकान पे, अच्छा वहाँ पे 2 महीने वहाँ रहा, 2 से 3 महीने। अच्छा फिर वो मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगा। जी उसके बाद में जो अपने जैसलमेर में मुरबे वगैरह है, हाँ, वहाँ पे जो खाड़े वगैरह होते हैं जो पानी के, कृषि कार्य। कृषि कार्य, जी। वहाँ रेत निकालने का काम और वहाँ खेत में पानी पिलाने का काम किया। अच्छा और वहाँ से फिर बीए सेकेंड ईयर के लिए वापस मैं बाड़मेर आया। ठीक है। और उसी समय मेरे एक मामा जी लगते हैं, उनसे बात हुई, क्योंकि यहाँ पे 300 रुपये या 300 रुपये हाजिरी थी। अच्छा, मजदूरी तो कम थी। हाँ, तो जी उस समय लगा कि ये थोड़े से कम है, जी तो मैंने फिर उनसे संपर्क किया और उन्होंने मेरे को ऊंजा भेजा। अच्छा। हमाली का काम होता है गुजरात जो, में, गुजरात हाँ, में। जो अपने बोरियां वगैरह हाँ डालने हाँ का हाँ काम करते हाँ हैं, हाँ फिर वहाँ गया हाँ। और वहाँ पर भी मैं 5 से 6 महीने रहा। अच्छा, गुजरात में वह क्या काम था आपका? बोरियां, ये अच्छा, जो बोरिया ईसब है, पीठ पे डाल के पीठ पे डाल और वो के, लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हाँ थे। वही। कितना हार्ड तोड़ मेहनत करते थे, पीठ पे बोरियां लाद करके अपनी पढ़ाई का खर्चा वहन करने के लिए ऊंजा मंडी जैसे गुजरात में बोलते हैं, वहां पे काम किया है। वहाँ पे काम किया, फिर जी वहाँ से मैं मतलब वापस आ गया। और उस समय बाद में मैं बालोतरा में मतलब सीमेंट की जो फैक्ट्री होती है, अच्छा उस फैक्ट्री में भी काम करना, और मेरे मामा जी के उस समय कमठे का काम चलता था, अच्छा तो वहाँ पे भी काम करना। फिर धीरे धीरे बीए कंप्लीट हो गई, जी और बीए कंप्लीट होने पर फिर बाद में मेरे एक मित्र है राजराम जी, अच्छा उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आप पीटीटी का फॉर्म भर दो। तो मैंने अच्छा उनको बोला सर मुझे तो पता है नहीं इस अच्छा। बारे में। पहले कि भाई ग्रेजुएशन के बाद में पीटीटी करनी, बीएड करनी, बीएसटीसी, वो आपको जानकारी थी नहीं? मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं आपको उसने बताया कि एक पीटीटी एक ऐसा कोर्स है, उसको कर लो, थी। हाँ, टीचर बनने के लिए आवश्यक हाँ, है। फिर मैं वहाँ से जो मोबाइल की दुकान पे रह रहा था बालोतरा, जी वहाँ से फिर बाड़मेर आया, जी एक महीने भर पढ़ा, जी। और एक महीने के बाद में मेरा मतलब पीटीटी में नंबर आ गया। और एक महीने भर की तैयारी में देखो, इसका मतलब आईक्यू तो आपका ठीक था। ठीक ठीक एक महीने की तैयारी में आपका पीटीटी में नंबर आ गया। पीटीटी में नंबर आ गया। फिर मेरा कॉलेज आवंटन हुआ था वहाँ पे कोटा में, अच्छा, कोटा में। JNTT, जवाहरलाल नेहरू शिक्षण संस्थान। ठीक तो है। वहाँ पे मेरी बीएड कंप्लीट हुई। जी। बीएड के समय में भी मैं 2 से 3 बार अच्छा मतलब ऊंजा मंडी है वहाँ पे वापस बोरियों के काम में अच्छा। गया था वापस। बीएड की फीस भरने के लिए? बीएड की फीस भरने के लिए भी, और वहाँ पे भी जो मतलब खर्चा वगैरह आता अच्छा, था वहाँ रूम, रहते हैं तो। हाँ, उसके लिए भी। यानी कि बीएड की पढ़ाई के दौरान उस समय आपके 2 वर्ष की बीएड थी, 1 वर्ष की थी? 2 वर्ष की थी, और हाँ। मतलब वो एक्स्ट्रा थी, पर जो फीस वगैरह मेरे हाँ मतलब जो वहन की थी, हाँ हाँ। वो मेरे पिताजी ने ब्याज के रुपए ला कर की थी। अच्छा, आपके बीएड की जो फीस भरी थी वो तो पिताजी ब्याज पे रुपए लेके आए थे? ब्याज पे लेके आए। अच्छा, ब्याज पे रुपए लेके आए, और वहां रहने का जो खर्चा था वो आपने ऊंजा मंडी में मेहनत करके कमाया? मेहनत करके। बहुत मेहनत करी वास्तव में थानाराम जी। अच्छा, फिर वो ब्याज पे पैसे लाए, उसके फिर कैसे चुकाया? मतलब फिर बाद में जैसे कि बाद में धीरे धीरे वो चुके थे, और जो खेती के काम में जो बचत होती थी, जी उससे धीरे धीरे वापस वो पेमेंट चुकाई। अच्छा, तो ब्याज पे उस समय आपके घर में कोई नौकरी वाला था नहीं पहले तो? हमारे कम से कम 20 से 25 घर है। जी मैं जैसे साइयों के घर है हमारे, जी जी। तो 20 से 25 घरों में कोई भी नौकर है ही नहीं आज तक, मेरे अलावा। पहले सरकारी नौकर आप हो? मैं ही हूँ पहले। वाह, आपके परिवार में दादा परदादा से लेकर के हाँ, कोई नहीं है। आप सरकारी शिक्षक पहले हो? लगभग रिश्तेदारों में भी नहीं है। सरकारी नौकर भी पहले ही हो, आप ही हो, शिक्षक की बात नहीं है। अच्छा, तो ये आपके परिवार में कोई नौकर नहीं है और आप न कोई बड़ा बिजनेसमैन उस समय था, तो उन्होंने जब पैसे ब्याज पे दिए तो ऐसा नहीं सोचा कि पैसे डूब जाएंगे, नहीं दे ये क्या कर पाएगा? नहीं, वो तो है, लेकिन ये पिताजी के नाम पे दिए थे उन्होंने। अच्छा मतलब पिताजी की बढ़िया इज्जत थी, और जी जी। उसी वजह से वो अच्छा, उनकी पेट थी, पेट थी। पैसा कम भले ही था लेकिन व्यवहार से वो बड़े सटीक थे। हाँ, अच्छा। और पिताजी को कई बार लोगों ने बोला भी था कि आज के समय में नौकरियां है नहीं, आप अच्छा। फालतू में ये खर्चा कर रहे हो, इससे बेटर मतलब ये जो ऊंजा मंडी जाता है जी वही जी। काम करेगा तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। उन्होंने, लोगों ने ऐसे बोला कि अच्छा, हमारे अच्छा। हिसाब से ये ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ,
तो थानाराम जी ये बताइए कि आपके सरकारी आपने कहा कि हमारे कुनबे में कोई सरकारी था नहीं, कोई व्यक्ति नहीं लगा हुआ था, तो आपको ये ज़हन में कैसे आया कि मुझे सरकारी शिक्षक या सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है? कैसे आया, ख्वाब कैसे आया? इसके लिए फिर मतलब ये जो अपने बीएड में इंटर्नशिप होती है, जी। जो सरकारी विद्यालय आवंटन होते हैं, जी। उस समय मैं मतलब हमारे वही स्कूल जहाँ मेरी आज वर्तमान में नियुक्ति है या पोस्टिंग है, वही सतनाम सिंह जी जी। जो गंगानगर से हैं और तृतीय श्रेणी अध्यापक है। अच्छा। उन्होंने मेरे को थोड़े थोड़े मतलब जीके के प्रश्न वगैरह पूछना, वो रोज जाना पढ़ाना, तो आप क्या कर रहे हो, ये है वो। मैंने कहा सर मेरा कंपटीशन में तो आज के समय में 0, जी। कोई मेरा मतलब अभी आगे का कोई प्लान भी नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरे को धीरे धीरे मतलब आर्थिक सहयोग प्लस मानसिक पूरा मतलब जितना सहयोग हो तो सकता वो सर लगे हुए थे पहले? हाँ वो लगे हुए हैं अच्छा। उसी स्कूल में। मैंने मतलब 2016 में वहाँ इंटर्नशिप करी और अच्छा। वो 2015 में लगे थे तो वहाँ। उन्होंने आपको गाइडलाइन देना शुरू किया कि भाई मेरे जीवन में मतलब कंपटीशन के मतलब एरिया में आने के लिए सहयोग यदि मैं मानता हूँ सबसे बड़ा, जी, तो वो उन्हीं का है, सतनाम सिंह जी का। बहुत बढ़िया। कितने समर्पित शिक्षक होते हैं कि भाई आपको देखा कि बच्चा तो पढ़ने में ठीक है और इनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस समय आपको मार्गदर्शित किया। बहुत बेहतरीन बात बताई आपने। तो आप मुझे ये बताइए कि उस समय से आपको लगा कि मुझे शिक्षक बन जाना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा तो बन जाऊंगा, तो आपने पढ़ाई के दौरान क्या रणनीति अपनाई, कैसे नोट्स बनाए, किस प्रकार से किताबें खरीदी और पढ़ाई कैसे करी आप? मतलब फिर पहली बार 2017 के एंडिंग में मतलब मैं और एक मेरे दोस्त हैं स्वर्गीय ओम प्रकाश गोदारा रत्यु जी। वो अभी मतलब संसार में नहीं है। अच्छा। उनके साथ हम 1 नवंबर 2017 को उत्कर्ष कोचिंग में 3rd ग्रेड की जो अपने रीट होती थी जी। जी। उसके लिए वहाँ गए। 3-3.5 महीने का समय था। जी। उस समय तैयारी तो सही थी, लेकिन कहते ना किस्मत, जी। जी। तो वो भी मतलब साथ में नहीं थी। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई और फिर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि उस समय 70 की मेरिट रही थी और मेरे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 66% थे, 64। काफ़ी गैप रह गया। काफ़ी गैप रह गया। जी। उसके जस्ट बाद में जैसे कि वो फरवरी में एग्ज़ाम था जी। और मार्च 2018 में मतलब वहीं से फिर NK यादव, नंद किशोर यादव जी। जो पथ क्लासेज हैं जी। जी। उनके वहाँ पे मैंने कोचिंग करी जी। हिंदी वरिष्ठ अध्यापक की। जी। फिर अक्टूबर में एग्ज़ाम हुए 2018 में। जी। उसमें भी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहा। जी। जी। और फिर अच्छा। वहाँ से फिर मैं घर आ गया। जी। जो अपना मतलब जो आपने 2018 में वरिष्ठ अध्यापक का दिया था उस समय मेरिट 350 के समथिंग थी और मेरे 275 के समथिंग नंबर थे। अच्छा, काफी बड़ा गैप रह गया। काफी यानी बड़ा गैप। पहली बार जब आप एपियर हुए उस समय वरिष्ठ अध्यापक में आप असफल रहे। उसके जस्ट बाद में संस्कृत विभाग की एक भर्ती आई थी जी। उसमें भी मतलब मेरिट से कम मैं 50 नंबर दूर था। 50 नंबर दूसरे संस्कृत विभाग में एक और वरिष्ठ अध्यापक किया, उसमें भी आप कम से कम 50 नंबर के फासले से रह गए। हाँ, फिर मतलब बीच में गैप आ गया, कोई भर्ती वगैरह नहीं थी, तो घर आ गए। ट्यूबवेल का काम मतलब जो काश्तकार का होता है, जी। क्योंकि काश्तकार को 70 में जैसे 100 में से 30% देने पड़ते हैं। जी। जी। तो मैंने देखा क्यों फालतू में देने, घर पे भी रह जाते हैं। उस समय मतलब जो ट्यूबवेल था उसमें पानी भी कम था और बड़े भाई साहब थे जो मेरे जस्ट मेरे से बड़े हैं, गणेशी लाल। जी। जी। वो फिर उधर मुरबे पे जाने लगे। जी। उन्होंने वहाँ पे एक ट्यूबवेल ले लिया। जी। और मैं घर का काम संभाल रहा था। अच्छा, आपने जो अपना जो अर्थव्यवस्था जो है वो पशुपालन पे है और कृषि पे है, तो आप पशुपालन तो करते ही थे पहले जब घर पे रहते थे, और कृषि में भी आपने सोचा हाथ बटा दे, 2 बार असफल हो चुके हैं, तो कृषा रखने की जरूरत कहाँ है, कृषक नहीं रखे अपन खुद रह जाएं। अच्छा, उसके बाद में फिर पढ़ाई कैसे जारी? उसके बाद में मतलब वो रीट की वापस खबरें आने लगी कि रीट की भर्ती आ रही, रीट की भर्ती आ रही। अच्छा। फिर मैं वहाँ से मतलब घर पे ही था। 2019 पूरा मैं घर पे ही था। 2020 में जनवरी में यहाँ वापस बाढ़ में तैयारी के लिए आए जी। तो उस समय 2 महीने की तैयारी के बाद में ये कोरोना आ गया जी। और कोरोना के बाद में वापस उठा पटक। अच्छा। 1-2 महीने बाढ़ में, 1-2 महीने घर, 1-2 महीने, फिर धीरे धीरे मतलब ये चलता रहा और तैयारी घर पे होती रही। मेरे को सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे को घर से मतलब कभी यदि मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को कोई काम नहीं बताया कि ये आपको काम करना है। मतलब डिस्टर्ब नहीं किया कि पढ़ रहा है तो घरेलू काम आपको सौंपा नहीं। हाँ, कि भाई पढ़ रहा है तो अपनी इच्छा से पढ़ रहा है। और उसका भी ये सबसे बड़ा फायदा ये था कि मेरा जो घर से एक 500 मीटर दूरी पे एक रूम बना हुआ था ट्यूबवेल के लिए जी। तो उस पे मेरा मतलब वो पूरा किताबें वगैरह वहीं पढ़ना, एक नीम के नीचे एक चारपाई, एक टेबल, एक कुर्सी, और वहीं पे पढ़ना, वहीं पे। गांव रहते थे तो वहाँ एकांत पे वहाँ पढ़ते थे। हाँ। और बाजार में सिटी में आते थे तो फिर वहाँ पे अलग कमरा किराए पे लेकर के उसके लिए। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये बताइए मुझे, जब आप पढ़ाई के दौरान, अच्छा फिर मतलब अगली रीट हुई। हाँ। 2021 में जी। उसमें मेरे बढ़िया नंबर थे, 127 नंबर थे जी। विश्वास था कि इस बार हो जाएगा। वो पात्रता वाली रीट
हाँ, नहीं उस समय एक ही भर्ती, अच्छा, उस समय एक रीट ही के होती आधार थी। पे मतलब हाँ, सिलेक्शन हो रहा था। ठीक। उसमें मतलब विश्वास था कि इस बार हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आगे मतलब देखा जाए तो फिर ये कैंसिल हो गई भर्ती फरवरी 2022 में, रीट वाली। रीट वाली। जी। उसमें मेरे 127 नंबर थे और लगभग हो जाता उसमें। अच्छा। लेकिन हाँ, किस्मत किसी परिस्थितियों में वो कैंसिल हो गई, यानी कि आपका जो संघर्ष है वो अभी भी जारी है। अभी भी जारी ठीक है, है। फिर फिर आगे। उसके बाद में ये अप्रैल 2022 में जी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आई। जी। उसमें फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करी। ठीक है। और क्योंकि पहले 2018 में तैयारी हो रखी थी, जी उसमें बहुत बढ़िया तैयारी थी, लेकिन आशानुरूप परिणाम नहीं रहा। जी। उसके बाद में ये एग्ज़ाम होता हमारे दिसंबर 2022 में, अच्छा 21 और 22 दिसंबर को। अच्छा। उसमें मतलब बढ़िया पेपर हुआ जी। और बढ़िया पेपर होने के बाद में वापस घर चले आए। अच्छा। और घर आने के बाद में स्कोर वगैरह मिलाया हाँ। तो लगा 370 के समथिंग मेरे मार्क्स बन रहे थे। अच्छा, और मन में ये था कि अब की बार तो हो ही जाएगा, चयन हो जाएगा। क्योंकि बार बार तो पेपर निरस्त होने हैं नहीं, जी। इस बार तो हो ही जाएगा। उसके जस्ट बाद 2 महीने बाद 3rd ग्रेड का पेपर था। जी। तो उस समय मेरा मतलब पढ़ाई से, क्योंकि एक तो उसमें नंबर बढ़िया थे, अच्छा। तो मन में था कि उधर हो जाएगा। प्लस ये था कि मेरे जो परम मित्र जो 2011 से मेरे साथ में थे, जी। ओम प्रकाश जी गोदारा स्वर्गीय, अच्छा। तो उनका निधन हो गया एक्सीडेंट में। ओहो। तो फिर वो जो 2 महीने का समय मिला मुझे रीट के लिए, 3rd जी ग्रेड जी के लिए, जी। उसमें मैं फिर नहीं कर पाया। मतलब मानसिक रूप से आप परेशान रहे, बहुत परेशान। आपके घनिष्ठ मित्र रहे और घनिष्ठ उनका स्वर्गवास हो उनका गया। भी मतलब मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग है। मतलब कभी भी मतलब अच्छा। मुझे भाई से भी बढ़कर उन्होंने मेरा सहयोग किया, सपोर्ट किया पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के वो क्षेत्र में। एकमात्र बंदा वही था जो हर बार यही कहता कि मेरा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, जी। बाकी का भी दुनिया का होगा नहीं पता, लेकिन थानाराम का सिलेक्शन जरूर होगा। यानी द्वितीय श्रेणी जो आपने 2022 में एग्जाम दिया, उसमें आपके नंबर अच्छे आ रहे थे, आप एकदम आपको आशा उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, और फिर रीट की आई तो आपने उसको थोड़ा हल्के में लिया। दूसरा आघात जो पहुंचा, अपने मित्र का निधन वाला आघात पहुंचा, इसलिए आप उसकी तैयारी कर नहीं पाए। नहीं कर पाए। अच्छा, फिर ये दिसंबर में जो एग्जाम दिया था उसका क्या हुआ, 2nd ग्रेड वाला? फिर मतलब इसकी आंसर की तो वगैरह आई नहीं थी जी। और उसके बाद में 17 जून 2023 को जी। पेपर फर्स्ट पेपर जो जीके का था उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंसिल कर दिया। हाँ, अच्छा, वो बीच में पेपर लीक वाली कुछ समस्या उड़ी थी। हाँ, उसकी वजह से ये पेपर, और वो पेपर आपका बेहतरीन हुआ था। मतलब उस समय मेरे 370 नंबर थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मतलब वो 1 महीने का हमें टाइम मिला जी। उसमें बढ़िया तैयारी हुई। और उसके बाद में ये हमारा रिजल्ट आया था 2 गुना का सितंबर, 11 सितंबर को। उसमें 2 गुना मतलब पहली बार किसी मतलब कंपटीशन में ये जो रिजल्ट आता है उसमें परिणाम में शामिल हुआ था। जी। और उसके बाद में फिर फाइनल रिजल्ट कब आया? फाइनल रिजल्ट आया था 15 दिसंबर को। अच्छा, 15 दिसंबर 2023 को। तो उस समय फाइनल रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, उसमें सिलेक्शन मेरा। अच्छा, फिर उस समय आपको कैसी फीलिंग लगी होगी कि मेरा चयन हो गया? फीलिंग बहुत बढ़िया आपको थी। सूचना सबसे पहले किसने दी कि मेरे को मतलब दी थी सवाई लाल जी गोदारा है जी, जो यहाँ पे अपने बाड़मेर में मेरे मतलब मित्र है और लेक्चरर है। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि थानाराम जी बधाई हो जी कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला आपको क्या बताता हो कि मुझे पता है कि लगभग आपका हो गया है। अच्छा। हाँ, उस समय बहुत खुशी हुई, मतलब हमारे परिवार में सब, मतलब मुझे तो खुद को रोना भी आ गया था। अच्छा। हाँ, पापा जी से जाके लिपट के मतलब यूं रोया था। अच्छा कि भाई मैं सफल हो गया। और आपके उस पारिवारिक कुनबे में आप पहले सरकारी शिक्षक बने और सरकारी नौकर भी पहले बने हो। पहले। अच्छा, आपने बीच में बताया कि जब पिताजी ने ऋण लिया था उस समय लोगों ने कहा था कि इसको पढ़ा के क्या करोगे, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो। तो जब लोग कहते थे कि तुमसे नहीं होगा या ये नहीं कर पाएगा, उस चीज को आपने कैसे पॉजिटिव लिया और आप सफलता तक कैसे पहुंचे? मैंने फिर उसको पॉजिटिव रूप में लिया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो यदि कोई कहता है कि आपका नहीं होगा जी, तो फिर वो अपने को सकारात्मक रूप से लेना है, पॉजिटिव रूप से लेना है कि नहीं, करके बताना। फिर मैंने मतलब उसी राह पे, और मेरा एक हमेशा से विचार रहा या मेरा ये मानना है कि मेरा स्पष्ट मन में था कि मेरा सिलेक्शन होगा, बाकी होगा नहीं होगा, बाकी जो पढ़ने वाले, लेकिन मैं सिलेक्शन जरूर लूंगा। ये होता है अंदरूनी कॉन्फिडेंस। तो प्यारे श्रोताओं, आप भी ध्यान में रखें कि भी जब भी सामाजिक जो है ताना बाना हमारा इस प्रकार से बना हुआ, हर कोई खुश होता नहीं है। वो कहता है कि ये कर नहीं पाएगा, और सफल होने के बाद में कहता है हम सब इसके साथ हैं। तो उसको आप पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ते रहे तो सफलता सुनिश्चित है, और उसको सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लें।
उसको नेगेटिविटी रूप में नहीं लें तो आगे बढ़ते रहेंगे। मैं या कर पढ़ने लूंगा। के समय आप कमठे पे जब जाते थे तो उस धूप में आप दोपहरी में काम करते थे, हाँ। तो आपको ऐसे नहीं लगा कि यार ये काम छोड़ करके मैं जोश के साथ पढ़ाई शुरू करूं ताकि मैं भी छाया में बैठ के या ये नौकरी करूं? जरूर है, मतलब जब आप किसी काम में लगते हो, जी। वहां पे यदि परेशानी आती है तो जी। मन में यही होता है कि पढ़ाई करें या कोई ऐसा धंधा करें जिससे मतलब ये छुटकारा पाया छुटकारा जाए। मिल जाए। इसीलिए मैंने मतलब पढ़ाई का रास्ता चुना। तो ऊंजा में जब आपने बोरियां उठाई वो कितने किलो की भार की थी लगभग? मतलब कम से कम तो 1 क्विंटल। 1 क्विंटल की? और उसमें आपकी उम्र थी? मेरी उम्र थी उस समय 20 साल। 20 साल की उम्र का एक युवा पढ़ाई के खर्चे के लिए 1 क्विंटल की बोरी अपने पीठ पे लाद करके मजदूरी करके पढ़ा है। वास्तव में आपने तो बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया था। अच्छा, तो मुझे अभी हमारे श्रोताओं को जाते जाते ये बताइए कि आजकल के युवा जो है कंपटीशन में या कंपटीशन पढ़ते समय जब निराश हो जाते हैं तो उस समय उनको क्या करना चाहिए? उन्हें यही करना चाहिए कि जो आप जिस भर्ती में भी मतलब तैयारी कर रहे हो, जी। तो उसके लिए आपको जी जान से डटना है, मतलब तैयारी करनी है। जी। और कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि हमारा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। फॉर्म तो लाखों में भरे जाते हैं जी। और सिलेक्शन होते हैं वो गिने चुने। गिने चुने। जी। जी। तो वहां पे मन में यही होना चाहिए कि अपना होगा। जी। जी। मन में हमेशा विश्वास रखें जी। और ज्यादातर समय मतलब पढ़ाई को दें और एक सिस्टमेटिक मतलब तैयारी करें। जी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कोई अपने को नहीं रोक सकता। विधिवत रूप से यदि तैयारी करें, अच्छे प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई करें और अच्छे खुद के नोट्स बना के पढ़ाई करें खुद तो के सफल। नोट्स बनाएं और जो भी आप जैसे कोई गाइड वगैरह लेके आ रहे हो, जी। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे कि कोई गाइड लेके आया, फिर मैंने बोल दिया कि ये सही नहीं है, ये लेके आ, तो फिर वो क्या करते हैं, 3-3 4-4 गाइडें इकट्ठी कर लेते हैं और पढ़ एक भी नहीं पाते हैं। अच्छा। मेरा मानना ये, एक गाइड को लेके आओ, जी। उसको आप 10 बार पढ़ो। अच्छा। कोई भी गाइड जो बाजार में मिल रही है उसको जी। लेके आ जाओ, उसको 10 बार पढ़ लो, जी। सिलेक्शन यानी हो आपका जाएगा। कहना ये है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने से भीड़ या इकट्ठी- ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। हाँ। जो भी है प्रामाणिक ले लो, एक ले लो, बार बार उसको कंठस्थ करो। हाँ। जी। बाकी नोट्स वगैरह आज के समय में बहुत मायने रखते हैं। इससे नोट्स का फायदा ये होता है जी। कि आप कम समय में जी। जी। पूरा जो आपका रिवीजन है वो आराम से कर सकते हो। अच्छा। मेरी हमेशा से समस्या रही है, मैं कभी नोट्स नहीं बना नहीं पाए। कई बार लगा कि इस बार बना लेंगे, लेकिन कभी नहीं बना। अच्छा, कई बार। लेकिन मेरा यही था, मेरा मतलब सिस्टम था कि भाई जैसे कि राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसको आज पढ़ लिया है, तो मेरे को 7 दिन बाद में उसको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, मतलब रिवीजन के रूप में। रिवीजन के रूप में। मेरे 3-4 मतलब ऐसे सिलेबस लगा रखे थे कि भाई इस तारीख को ये पढ़ लिया है। जी। जी। और हर मतलब टॉपिक है, या जैसे कि राजस्थान की ज्योग्राफी है, जैसे भारत की ज्योग्राफी है, जैसे हिंदी पढ़नी है, हिंदी साहित्य पढ़ना है। अच्छा। या जैसे कि साइकोलॉजी पढ़नी है या करंट जीके पढ़ना, जी। तो रोज मतलब वो पढ़ता मैं। अच्छा। अलग अलग टॉपिक, जैसे मनोविज्ञान में जैसे एडजस्टमेंट पढ़ लिया, जी। जी। तो उसके बाद में राजस्थान करंट पढ़ लिया, उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, उसके बाद में व्याकरण पढ़ ली। जी। तो मैं लगभग हर बार हर दिन मतलब पढ़ता ही पढ़ता। मतलब रिवीजन पे आपने बहुत अच्छा काम किया ताकि भूल स्थायी रूप से वो कंठस्थ हो जाए। मेरे 1-2 बुक है, वो मैंने मतलब कम से कम 30 बार पढ़ी। 30 बार पुस्तक व्याकरण पढ़ी। की जो पुस्तक आती है उसको मैंने कम से कम 30 बार पढ़ा। देखो अभ्यर्थियों, कितना पढ़ना पड़ता है, जब जाके कंठस्थ होता है और सफलता तब मिलती है। हाँ, कम से कम 30 बार पढ़ा। अच्छा, तो ये इतना मतलब पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताओ कि कई अभ्यर्थी जो होते हैं देर रात तक जग करके पढ़ते हैं, कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं। आपका क्या रूटीन रहा और आपका इसके बारे में क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि पढ़ने का कोई समय मैं नहीं मानता। ठीक है। बाकी सुबह के समय यदि पढ़ा जाए या रात के समय, मेरा मानना ये है कि रात के समय यदि पढ़ा जाए तो भी बेटर है, क्योंकि उस समय क्या डिस्टर्बेंस नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा। और मेरा जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय यही था कि जैसे कि 3 बजे उठना, सुबह 3 बजे उठ के 10-11 बजे तक पढ़ना, और उसके बाद में जैसे मतलब भीड़ वगैरह इकट्ठी होती है बाहर लाइब्रेरी वगैरह में, तो उस समय सो जाओ। अच्छा, दिन सो जाओ और वापस शाम को सुबह 3 बजे उठ के पढ़ते थे। 3 बजे सुबह 3 बजे उठ करके पढ़ना, सुबह 11 बजे एकदम ठंडे बढ़िया जबरदस्त अच्छे माहौल में जहाँ ऑक्सीजन उसमें भरपूर होती है। और मैं लाइब्रेरी में मतलब मेरी जैसे ये जर्नी है, इसमें आप मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा कोई 2 या 4 महीने पढ़ा हूं। मतलब बिना लाइब्रेरी में गए, बिना कोचिंग ज्वाइन किए, बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, केवल सेल्फ स्टडी से सफलता पाई जा सकती है, जो आप में प्रत्यक्ष उदाहरण है। अच्छा, आपने कहीं भी कोचिंग नहीं ली? कोचिंग तो वैसे ली थी। अच्छा। लेकिन ये मायने ज्यादा नहीं रखती। यदि सेल्फ की जाए तो उससे बेटर मैं नहीं मानता कुछ है। तो थानाराम जी, जाते जाते ये बताइए कि आज के जो कंपटीशन की जो अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप
क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जी 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 जान से कीजिए जी और अपने जो माता पिता का जो सपना है जी उनको पूरा कीजिए। जी जी दूसरे नंबर ये बात है कि आज का समय है सोशल मीडिया का। जी मैं ये मानता हूँ यदि सोशल मीडिया का जहाँ तक कम से कम यूज किया जाए जी तो वो सबसे बेटर है। मैंने मतलब सोशल मीडिया का प्रयोग किया है, जी लेकिन जब तक मैंने कंपटीशन की तैयारी की थी जी तो बहुत कम यूज किया मैंने, जी। बहुत कम। बाकी जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी गया नहीं या मैंने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जी जी काम वगैरह जो कार्यक्रम थे, सामाजिक कार्यक्रम, उनमें भी जाना आना रहता था। और परिवार में अब जैसे कि धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है अपनी जिम्मेदारियां, जी जी उनका भी निर्वहन करना पड़ता है। अच्छा, मतलब कि आपने पशु चारण से लेकर के कृषि कार्य में हाथ बटाने से लेकर के अपनी मजदूरी कमठा हो, चाहे ऊंजा मंडी में जाना हो, विभिन्न प्रकार के चरणों को आपने सफलतापूर्वक पार किया और इस द्वितीय श्रेणी परीक्षा को क्रैक किया, सफलता हासिल की। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ आपको थानाराम जी। और श्रोताओं सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ये था हमारा एपिसोड 2 जिसमें आपके कमठा मजदूरी से वरिष्ठ अध्यापक बने थानाराम जी की कहानी आपने सुनी। और भी जुड़े रहिएगा, बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल आपके एपिसोड बनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद थानाराम जी। थैंक यू सर, धन्यवाद।